हो सकता है हमारा किसान भी बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम हो जाए, हमारे किसानों की खेती छिन जाए। इसलिए जरूरी इस बात की है कि जो लड़ाई उस समय लड़ी गई थी, अगर किसान एकजुट हो जाएगा, नौजवान एकजुट हो जाएगा, तो इन तीनों कानूनों के खिलाफ भी लड़ाई जीती जा सकती है। क्योंकि ये कानून ऐसे हैं जो आपकी खेती छीन लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। हम जानना चाहते हैं, अगर ये कानून अच्छे थे तो हमारे किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? अगर ये कानून में अच्छाई थी तो अभी भी तीनों सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। हमें खुशी है इस बात की कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने न केवल पंजाब हरियाणा के किसानों को जगाया, बल्कि वहां के किसानों ने पूरे देश के किसानों को जगाने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं किसानों के आंदोलन चलाने वालों को कि उनके आंदोलन की वजह से किसान जाग गया है और किसान जानता है कि जब तक उसका हक नहीं मिलेगा तब तक किसान उस आंदोलन से पीछे हटने वाला नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं, जब आंदोलन में जरूरत पड़ी थी कि यहां के लोग पहुंचे, तो यहीं के नौजवान भी वहां पर जाकर के समर्थन किए थे। यही अतुल प्रधान ने भी समर्थन किया था, यहां के नौजवानों ने भी समर्थन किया था। और उसका परिणाम यह है जब समर्थन सब तरीके से, सब तरफ से आने लगा, सभी राजनीतिक दल समर्थन करने लगे, सभी ने समर्थन किया उन किसान आंदोलन चलाने वालों का, किसानों का, और उसका परिणाम हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि ये कानून अच्छे नहीं हैं, और 1 साल से ज्यादा पीछे कर दिए कानून। और हम तो कहते हैं कि आने वाले समय में बंगाल से चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, और अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो ये तीनों कानूनों का पता नहीं लगेगा, भारतीय जनता कभी ये 3 कानून लागू नहीं कर पाएगी। इसलिए इन तीनों कानून से हम और आप जुड़े हैं। किसान केवल पेट नहीं भरता, हमें कपड़े भी पहनाता है। हमारा किसान जहां पेट भरता है सबका, वहीं जो आज हम कपड़े पहने घूम रहे हैं, जो कपड़े पहनते हैं वो भी किसान की देन है। तो सोचो, हमारा जो इतना बड़ा लोकतंत्र, जो गांव का लोकतंत्र है, जहां आबादी के सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, उनके साथ कितना भेदभाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे किसान जो हमारा पेट भर रहे, जो हमें कपड़े पहना रहे, उनके साथ कैसा सरकार व्यवहार कर रही है। उन्हें कह रही है आतंकवादी हैं, उन्हें कहती है ये पाकिस्तान और चीन के समर्थक लोग हैं। कहते हैं कि ये किसान आंदोलन जो चला रहे हैं वो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं। मैं इतने लोगों के सामने कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से पत्रकार साथियों के सामने, कि जो लोग इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, जो किसानों पर आरोप लगा रहे हैं, जो किसानों को कह रहे हैं कि ये दलाल हैं, आतंकवादी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहते हैं वो सबसे एंटी सोशल, एंटी नेशनल लोग हैं जो हमारे किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। बताओ किसान भाइयों, आपका भी धान था खेतों में, धान का एमएसपी कहां मिल गया आपको? हमारे किसानों को धान का एमएसपी नहीं मिल पाया। 1800 रुपए जो सरकार ने तय किए वो किसी किसान को नहीं मिले। बताओ किसी किसान को मिले हो तो बता दो हमें। और वही नहीं, गन्ने का भुगतान देने की बात कही सरकार ने। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे 1 हफ्ता 2 हफ्ता तब होंगे जब हमारे किसानों का गन्ने का भुगतान हो जाएगा। आज भी वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है, अभी भी गन्ने का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। बताओ किसान भाइयों, कहां भुगतान हो गया आपका?
अगर भुगतान हुआ हो तो बताओ। और 4 साल से सरकार बनी चल रही है, जश्न मना रही है सरकार, जश्न मनाने का काम कर रही सरकार। बताओ आपके गन्ने की कहीं कीमत बढ़ाई हो तो बता दो आप। जो कीमत सरकार समाजवादी लोगों ने बढ़ाई, उतनी कीमत अभी तक ये नहीं बढ़ा पाए हैं। हमारे किसानों के सामने महंगाई कर दी। ये डीजल, ये पेट्रोल, बताओ कितना महंगा हो गया डीजल और पेट्रोल। लगातार महंगा होता चला जा रहा है। ऐसा तालमेल व्यापार का और राजनीति का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा तालमेल व्यापारियों का और राजनीति करने वाले जो राजनेता सत्ता में हैं, उनका इतना तालमेल कभी नहीं देखा होगा कि अगर मुनाफा हो रहा है तो उद्योगपतियों का हो रहा है, बड़े लोगों का हो रहा है। अभी मुनाफा हमारे गरीब किसान का नहीं हो पा रहा। ऐसा तालमेल पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। हम तो जानना चाहते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो मुनाफा कमा रहे हो डीजल पेट्रोल से, आखिरकार इसका पैसे का मुनाफा जा कहां रहा है? ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसका मुनाफा आखिरकार किसके पास जा रहा है? जिस देश की बैंकें डूबने लगे, जिस देश का किसान रोने लगे, और जिस देश का किसान नौजवान के हाथ में काम, नौकरी, रोजगार ना हो। सोचो कभी किन बातों को लेकर के आजाद हुआ है देश। हमारे शहीदों ने जान दे दी, फांसी के फंदे पर लटक गए, लाखों लाखों लोगों की जान चली गई, गांव उजाड़ दिए गए, जो आए तोप के गोले से उड़ा दिए गए। बताओ इसलिए तो नहीं कि हमारा देश पीछे चला जाएगा। किसान का हालात क्या है? और जिस देश के किसान पिछड़ जाएं, खेती बर्बाद होने लगे, जिस देश की बैंक डूबने लगे, और जिस देश के नौजवानों के हाथ में नौकरी ना हो, तो बताओ वो देश आगे कैसे जाएगा? यही लोग जो सपना दिखा रहे हैं विश्व गुरु का, ये विश्व गुरु का सपना देखने वाले लोग, बताओ विश्व गुरु कैसे बनेगा? हमारे नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? कैसे विश्व गुरु बनेगा? और इतने झूठे वादे किसी सरकार ने नहीं किए होंगे जितने वादे झूठे सरकार ने किए हैं। आज तक जितने फैसले सरकार ने लिए हैं, सब फैसले गलत हैं। याद करो, हमने आपने न जाने कितनों ने भरोसा कर लिया कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भरोसा कर लिया देश की जनता ने, और नोटबंदी के होने के बाद कितना समय गुजर गया। बताओ नोटबंदी से कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कहां काला धन आ गया? और जिस तरीके से जीएसटी लागू की गई, जिस तरीके से जीएसटी लागू की गई, हमारा व्यापार बर्बाद हो गया। व्यापारी रो रहे हैं, कारोबार ठप हो गया, और अब वैश्विक महामारी आ गई है। ये वैश्विक महामारी न जाने कैसी आई। मैं यहां आया हूं, उससे पहले पता लगा बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन हो गया है, कई जगह पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं। कभी कभी हम सोचते हैं राजनीति में ये वैश्विक महामारी केवल विपक्ष के लिए है, क्योंकि बंगाल में चुनाव चल रहा, सभाएं हो रही हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा वहां पर। लेकिन ऐसी वैश्विक महामारी आई कि सरकार ने कहा कि हम और आप लोग अपने नाक और मुंह बंद कर लें। हमने सरकार का कहना मान लिया, हमने नाक और मुंह बंद कर लिया। हम लोग कितनी कठिनाइयों में रहे, परेशानियों में रहे। बाहर निकले तो पुलिस ने लाठी मार के अंदर कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, अपमानित होना पड़ा, लोगों को जेल जाना पड़ गया। हम लोगों ने सबने सरकार का कहना माना कि अगर वैश्विक महामारी में बचना है तो अपने नाक और मुंह बंद कर लो। हम लोगों ने नाक और मुंह बंद कर लिए, लेकिन इसी दौरान ऐसे 3 कानून पास कर दिए, और पता नहीं क्या कारण है
कि जनता की तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रही, न सुनाई दे रही है। अगर हमने नाक और मुंह बंद कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कान और आंख बंद कर लिए, उन्हें तकलीफ नहीं दिखाई दे रही किसी की। इसलिए ये इसी तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं सरकार के आंख और कान खोलने का भी काम करेंगे। ये बहुत ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बहुत ऐतिहासिक दिन इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि तीन महापुरुष लोग हैं, तीनों को हम लोग याद कर रहे हैं। अगर हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को याद कर रहे हैं तो वो 1857 की लड़ाई में सबसे आगे कूद गए थे। उन्होंने लड़ाई को धार दी। कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने न जाने कितनों को साथ लेकर के जो उस समय क्रांति चला रहे थे उनका मनोबल जोश बढ़ाने का काम किया था, और उसी की वजह से उन्हें फांसी के फंदे पर झूलना पड़ गया था। दूसरे हमारे सरदार भगत सिंह हैं, जिन्होंने न केवल देश को आजादी दिलाने के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, नई तरह की क्रांति पैदा कर दी, और सरदार भगत सिंह जैसी क्रांति पैदा करने वालों की वजह से न केवल नौजवान बल्कि पूरा देश जाग गया था। कहां उनके साथियों ने मिलकर के बदला लिया था, और बाद में जाकर के जेल जाना पड़ गया। जेल में रहे, जेल के अन्याय उत्पीड़न से लड़े, और अगर इन्हें भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो शायद वो पहले क्रांतिकारी होंगे, सरदार भगत सिंह, जिन्होंने जेल में जाकर के भूख हड़ताल की और अंग्रेजी हुकूमत को झुकाने का काम किया। उन्होंने परवाह नहीं की, सरदार भगत सिंह ने परवाह नहीं की कि उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। अपील कर सकते थे, लेकिन वो अपील नहीं की। उन्होंने अपील इसीलिए नहीं की, उन्होंने कहा कि अगर क्रांतिकारी अपील कर लेगा तो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे भारत के इतने लोग हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई कहीं कमजोर ना हो जाए। उनके वकील ने जब देखा कि जिस दिन फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहे थे, उसकी रात जब वो गए उसके अंदर और देखा, जब सरदार भगत सिंह को लौट करके आए, उन्होंने कहा कि जेल चाहे छोटी हो लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि अपने छोटे से पिंजरे में शेर रात भर घूमता रहा है, वो घबराया नहीं। ऐसे सरदार भगत सिंह। और वही हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने आजादी से लेकर के आजादी के बाद जो हमारे देश की दिशा हो, हमारे देश की रास्ता क्या हो, वो कांग्रेस से के खिलाफ जो गलत रास्ते पे चली गई थी, उस पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक देश को समाजवादी भारत कैसे बने। अगर हमारे क्रांतिकारी जनक और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी आजादी के 1857 की क्रांति के पहले लड़ाई के अगर आंदोलन शहीद थे, आंदोलनकारी अगर माना जाए, तो वहीं सरदार भगत सिंह भी सोशलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले पहले हमारे शहीद थे। और तीसरे जो हमारे राम मनोहर लोहिया, जिनके सिद्धांत पे आज भी हम लोग चल रहे हैं, जिनके कार्यक्रमों को, योजनाओं को लेकर के लगातार पार्टी ने संघर्ष किया है। और आज भी मैं कहता हूं, इस दिन जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं, अगर देश का भविष्य कोई विचारधारा बना सकती है तो वो समाजवादी विचारधारा है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि गैर बराबरी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, वंचितों को हक दिलाने का पक्ष में और हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को हक देने का काम अगर कोई कर सकता है तो यही विचारधारा है जो समाजवादी विचारधारा है। आज हमें मौका मिला है, सौभाग्य हमारा, और हम समाजवादियों का और सब लोगों का सौभाग्य इसलिए भी है कि हस्तिनापुर जैसी जगह हम लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। हमें तो कई बार ये बोला जाता है, हमें तो ये कई बार बताया जाता है कि हस्तिनापुर का इतिहास यही है कि जो जीतता है यहां पर उसी की सरकार बनती है लखनऊ में जाकर के। और हस्तिनापुर से ज्यादा
न्याय और अन्याय की लड़ाई किसी ने नहीं देखी होगी। यही हस्तिनापुर है जिसकी वजह से कितनी बड़ी महाभारत हो गई, कितनी बड़ी लड़ाई हो गई। और ऐसी महाभारत हुई कि आज भी हम लोग महाभारत को जानना चाहते हैं और गीता को पढ़ना चाहते हैं। आज भी दुनिया में गीता से बेहतर कोई हम दुनिया में किताब नहीं होगी जो किताब गीता की है। तो अगर हस्तिनापुर का ये परिचय है, अगर हस्तिनापुर का ये सौभाग्य है कि जो जीतता है वही सरकार बनाता है, तो हम तो कहेंगे अपने हस्तिनापुर के सभी बुजुर्गों से, नौजवानों से कि समाजवादियों को मौका दीजिए, समाजवादियों की मदद करिए इस बार। और मदद इसलिए करिए, वैसे तो अगर मंच पे आप देखोगे स्वामी जी से सुंदर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। हमारे स्वामी जी को देख लो और मुख्यमंत्री जी को देख लो, बताओ सुंदर और अच्छा कौन है। कभी कभी हमारे मुख्यमंत्री जी भटक जाते हैं, वो लाल रंग में उलझ जाते हैं। वो कहते हैं लाल टोपी वाले, न जाने क्या क्या कहते हैं कि लाल टोपी वाले ऐसे होते हैं। तो हमने उनसे कहा कि लाल टोपी हमारी क्रांति की निशानी है, हमारे खून की पहचान है लाल टोपी, हमारे आंदोलन की पहचान लाल टोपी है। और ये जो हमारे इमोशन होते हैं, खुशी दुख होना, जब हम खुश होते हैं तब भी हमारा चेहरा लाल हो जाता है, और जब हम दुखी होते हैं तो हम